हेलो गाइस जी, एस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि 22 दिसंबर 2025 से उत्तराखंड के पीसीएस और ग्रुप सी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अपना बैच स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास में हम 1773 का एक्ट, 1793 का एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और 1813 के एक्ट के मुख्य टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि थंबनेल पर आपको दिखाई दे रहा है क्विक रीजन, और ये जितने भी इसमें फैक्ट होंगे उत्तराखंड की किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया है। और क्लास को इस प्रकार बनाया गया है कि आप किस ग्रुप सी का कोई भी एग्जाम दे या उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम दे, और ये फैक्ट मेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। किसी भी चीज के पीछे की एक इतिहास होता है, और जैसा थंबनेल पर दिखाया कि क्विक रीजन, तो मुख्य बिंदुओं के ही बात करेंगे जिससे बार बार क्वेश्चन एग्जाम से आते रहते हैं उस टॉपिक्स के बारे में। बात करते हैं भारतीय संविधान। भारत में प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, और यह युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। और इस युद्ध से भारत के राजनीतिक मामलों में विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप प्रारंभ हो चुका था। बात करते हैं बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764। ये युद्ध एक ओर थे मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, दूसरी तरफ थे हेक्टर मुनरो। जीत हुई थी हेक्टर मुनरो की। इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। बक्सर का युद्ध समाप्त होने के पश्चात अलग अलग राजाओं से अलग संधि हुई, जिसमें महत्वपूर्ण संधि रही थी यहाँ इलाहाबाद की संधि 22 फरवरी 1765 को हुई थी शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इस संधि के तहत ब्रिटेन ईस्ट इंडिया ऑफ कॉरपोरेशन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उड़ीसा, बिहार, बंगाल को दीवानी अधिकार मिल गए थे भारत में। रॉबर्ट क्लाइव को भारत का प्रथम गवर्नर बनाया गया, और महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को रेगुलेटिंग एक्ट के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर दिया। और संवैधानिक विकास के चरण की बात करें तो ये इसके 2 चरण थे। एक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम द्वारा, जो 1773 से लेकर 1853 तक रहा, और दूसरा था ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा 1858 से 1947 तक रहा। पहले चरण की बात कर लेते हैं, जिसमें 1773 सबसे पहले बात करते हैं 1773 का एक्ट। भारत में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रही थी विदेशी कंपनियां, और जिनमें मुख्यतः ब्रिटेन की कंपनियां। इसे नियंत्रित करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों को दूर करने के लिए और कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया ब्रिटिश संसद में। रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। गाइस, मेरी साउंड पर मत जाना क्योंकि मेरी तबीयत खराब है थोड़ी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। और इस एक्ट का उद्देश्य था कि कंपनी में फैले भ्रष्टाचार को रोकना। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। अभी हमने बताया था कि बंगाल के गवर्नर बनाए थे रॉबर्ट क्लाइव, और अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। इसमें मद्रास और बम्बई के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बम्बई और मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया। और कलकत्ता में 1773 के एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले जज बने थे एंजिला एप्पे, और अन्य जज थे इनकी सहायता के लिए चैम्बर, लिवेस्टर और हाइड। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व लोगों से उपहार, रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। कोई भी कंपनी के कर्मचारी को उपहार या रिश्वत नहीं दे सकता था। ब्रिटिश संसद ने उस पर
प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी की स्थापना की गई। इसमें 6 सदस्य शामिल थे ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मध्य में, मतलब अंतर्गत इसके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, वारेन हेस्टिंग और एंजेला एम्पे ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार किया। इसकी शिकायत एक बंगाली पंडित नंद कुमार ने की, लेकिन एंजेला एम्पे ने नंद कुमार को 15 अगस्त 1775 को फांसी दे दी गई और यह भारत की पहली न्यायिक फांसी थी इतिहास में। इसके बाद एक्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जो 1773 के एक्ट थे, उसकी कमियों को दूर करने के लिए इसे लाया गया था। इस एक्ट को संशोधनात्मक अधिनियम यानी कि अमेंडिंग एक्ट भी कहा जाता है और इसे बंगाल ज्यूडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है। 1781 एक्ट का उद्देश्य था गवर्नर जनरल की परिषद और सुप्रीम कोर्ट के बीच के संबंधों की सीमा तय करना। बंगाल के गवर्नर को उड़ीसा व बिहार के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया। इस एक्ट के माध्यम से न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार स्पष्ट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट को राजस्व मामले में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस एक्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम पिट और विलियम पिट ने इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया था। इस एक्ट का उद्देश्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकार का प्रभाव बढ़ाना था और इस एक्ट का शीर्षक है भारत में ब्रिटिश आधिकारिक क्षेत्र में रखा जाए, यानी कि भारत को ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में रखा जाए। एक्ट के प्रावधान में बात करें, इस एक्ट की मुख्य विशेषता यह भी थी कि निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से निकाय का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य शामिल थे, जिनमें एक थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, विदेश सचिव और अन्य 4 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने व्यापारिक कार्य, जितने वाणिज्यिक कार्य थे उन पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास थे। इस प्रकार भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से द्वैध शासन प्रारंभ हो गया था, जिसे ड्यूल गवर्नमेंट की व्यवस्था कहा गया। गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध व संधि करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्वीकृति लेना अनिवार्य किया गया। इस एक्ट के 2 महत्वपूर्ण कारण थे। एक था भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया और दूसरा था ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी और मद्रास और बम्बई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया। गवर्नर की शक्ति को बढ़ाते हुए गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया और यह व्यवस्था 1858 तक किसी न किसी रूप में भारत में बनी रही। 1793 के एक्ट की बात करें, इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार जारी रखा गया और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था भी कर दी गई 1793 के एक्ट के माध्यम। ये तीनों फैक्ट उत्तराखंड की प्रीवियस एग्जाम से कई बार पूछे गए हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम, इस एक्ट के द्वारा कंपनी का एकाधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। कंपनी का भारत से व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया। केवल चाय और चीन के साथ एकाधिकार कंपनी का बना रहा। ईसाई मशीनरी यानी कि ईसाई पादरियों को भारत लाने व धर्म प्रचार की अनुमति भी 1813 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से की गई और
भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान भी सबसे पहले 1813 के एक्ट के माध्यम से हुआ था, जिससे भारत में शिक्षा का विकास प्रारंभ किया गया। इसके तहत स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार दे दिया गया। इस एक्ट के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप परिभाषित किया गया। गाइस, नेक्स्ट क्लास में हम 1833, 58, 1909, 1919 के एक्ट के बारे में बात करेंगे। 2 या 3 क्लास में एक्ट का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया जाएगा। और ये जो भी फैक्ट है उत्तराखंड के एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी, ताकि हमें भी एक तरह का मोटिवेशन मिलता है कमेंट से और लाइक के माध्यम से। थैंक यू।